अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू फास्ट बोर्ड्स। यू आर वाचिंग गोल्डन बुड। आई एम योर होस्ट अली मिर्ज़ा और मेरे साथ मौजूद हैं सहरियाब आफरीदी। और आज का मैच जो हम आपके लिए लेकर आए हैं वन ऑफ द बेस्ट मैच, अगर कहें तो गलत नहीं होगा। कोपा डेल रे का फर्स्ट लेग का मैच हुआ है। दो बहुत ही बड़ी टीमों के दरमियान, रियल मैड्रिड वर्सेस एफसी बार्सिलोना के दरमियान ये मैच हुआ है। बहुत ही शानदार मैच हुआ है और क्या इसके रिजल्ट्स रहे हैं, क्या सूरत हाल, उसके बारे में बात करेंगे। और उसके साथ साथ हमने एक डॉक्यूमेंट्री भी आप लोगों के लिए तैयार की है जो कि न्यूकैसल के हवाले से है कि क्या उनको ऐसी चीज़ मिल गई जिससे वो पिछले सीज़न से लेकर अब तक बड़ा ज़बरदस्त खेलते हुए आ रहे हैं और जो उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था, जिस तरह की वो टीम थी उससे बहुत बढ़कर उन्होंने परफॉर्मेंस दी है। इसके बारे में बात करेंगे और साथ ही कुछ ट्वीट्स और वीडियोज़ हैं जिनके बारे में आज प्रोग्राम में बात करेंगे। आज की शुरुआत करते हैं इस मैच से, और ये मैच जिसको हर कोई डिस्कस कर रहा है, आज अफरीदी से इसके बारे में जानेंगे। रियल मैड्रिड वर्सेस बार्सिलोना का ये मैच, कुछ ऐसे फैसले भी हुए इस मैच में जो कि शायद ठीक नहीं थे या शायद ठीक थे, ये भी हम जानेंगे। और स्टैट्स पे पहले एक नज़र डालते हैं इस मैच को। बार्सिलोना ने 1-0 से अपने नाम किया है ये मैच। जी हाँ, बार्सिलोना ने जीत लिया है, रियल मैड्रिड नहीं जीत पाई ये मैच। शॉट्स आप देख रहे हैं रियल मैड्रिड की तरफ से 13 थे, 4 शॉट्स जो थे वो एफसी बार्सिलोना की तरफ से थे। शॉट्स ऑन टारगेट कोई भी नहीं था रियल मैड्रिड की तरफ से, जबकि 2 जो है वो एफसी बार्सिलोना की तरफ से। पोजेशन 35% था बार्सिलोना के पास और दूसरी तरफ 65% पोजेशन था रियल मैड्रिड के पास। पासेस भी आप देख रहे हैं, पास एक्यूरेसी भी देख रहे हैं, फाउल्स और कॉर्नर्स भी आप देख रहे हैं। यहाँ पे येलो कार्ड्स आप देख रहे हैं, दोनों टीम्स को 3-3 मिले हैं। 2 कॉर्नर्स मिले हैं एफसी बार्सिलोना को, 11 मिले हैं रियल मैड्रिड को। और ये मैच बार्सिलोना ने 1-0 से जीत लिया है, अपने नाम किया है। अफरीदी, बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस यहाँ पे, दोनों टीम्स की परफॉर्मेंस अच्छी थी, लेकिन आपको नहीं लगता कि विक्ट्री जो डिज़र्व करती थी टीम वो रियल मैड्रिड थी इस मैच में? जी बिल्कुल, और मोस्टली यही देखने को मिलता है कि जब भी एल क्लासिको में रियल मैड्रिड फेवरेट होती है वो हार जाती है। और इवन जब से मैं देख रहा हूँ तो जब भी मैंने देखा है रियल मैड्रिड जिस बार भी एल क्लासिको में फेवरेट होके जाती है वो हार जाती है। और ये भी कोई डिफरेंट सिनेरियो नहीं था। रोल रिवर्सल अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा कि दोनों टीम्स ने अपने रोल्स रिवर्स एक्सचेंज कर दिए थे इस मैच में, और पूरी टैक्टिक्स भी चेंज थी। अच्छा, कि जो यूजुअली बार्सिलोना हमें देखने को मिलती है जिस तरह खेलते हुए, पोजीशन बेस्ड फुटबॉल, पासिंग और अटैकिंग फुटबॉल, एग्रेसिव हाई प्रेस, और रियल मैड्रिड जो होती है काउंटर पे बैठती है, काउंटर उनको मिलता है तो काउंटर अटैक पे ही वो दुनिया की बेस्ट काउंटर अटैकिंग क्लब जो टैग है वो बहुत मतलब अरसे से रियल मैड्रिड के पास है। और रियल मैड्रिड को जाना ही जाता है कि वो काउंटर अटैक पे बहुत ज़्यादा लीतल होती है। हमने रिसेंटली भी देखा कि उन्होंने 5 गोल्स जो थे वो स्कोर किए थे लिवरपूल के अगेंस्ट काउंटर अटैक पे। इस मैच में क्योंकि बार्सिलोना जो थी वो एज अ वीकर टीम आ रही थी, यूनाइटेड से यूरोपा लीग में आउट हो गई थी और फिर अपना ला लीगा का मैच भी हार गई थी, तो इस मैच में थोड़ा सा उनके ऊपर वो रेफरीज को पैसे देने के इल्ज़ामात भी हैं। अच्छा। वो भी उनके ऊपर केस मंडरा रहा है। और फिर जावी ने मैच से पहले भी कहा था वो एक स्ट्रेटेजिक स्टेटमेंट थी अपने मतलब यंग प्लेयर्स को उनके ऊपर प्रेशर कम करने के लिए, या वो वाकई में समझते थे ये, लेकिन उन्होंने मैच से पहले कहा था कि रियल मैड्रिड फेवरेट है। अब इसके 2 एंगल्स हो सकते हैं कि उनको ये बात इसलिए कहनी पड़ी कि उनके प्लेयर्स के ऊपर से प्रेशर हट जाए, और प्लेयर्स को कहा कि खैर है अगर हम हार भी जाते हैं अभी हम इतना मतलब इस मैच में फेवरेट नहीं है। तो वो मतलब जो भी था सक्सेसफुल हुआ वो टैक्टिक कि उन्होंने प्रेशर रिलीज वाकई में किया प्लेयर्स पे। और स्टार्ट रियल मैड्रिड ने मतलब अटैकिंग फुटबॉल की और अच्छा स्टार्ट लिया। पहले ही लम्हात में लुका मॉड्रिच को बहुत ही अच्छा चांस मिला जो उन्होंने फिनिश नहीं किया, रन तो बहुत अच्छा मारा था। फिर विनीशियस जूनियर को भी चांसेस मिले। करीम बेंजेमा मतलब ऑफ कलर ही नज़र आ रहे हैं एक आध मैच में, जैसे लिवरपूल के अगेंस्ट तो अच्छा खेले थे, लेकिन वो इंजरी के बाद जब से वर्ल्ड कप में तो नहीं खेले इंजरी की वजह से, और वो इंजरी के बाद भी जब रियल मैड्रिड में आए हैं तो आउट ऑफ फॉर्म नज़र आए। जो पिछला सीज़न इन्होंने खेला था और 44 गोल्स रियल मैड्रिड के लिए स्कोर किए थे, ला लीगा और चैंपियंस लीग दोनों जितवाए थे, उस कैलिबर के बेंजेमा जो हैं वो बिल्कुल भी उसके करीब भी नहीं है। तो ये भी एक मसला है। और बैकअप में भी रियल मैड्रिड के पास कोई स्ट्राइकर नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। अभी समर में ही वो ख़रीद पाएगी, लेकिन उससे पहले अभी चैंपियंस लीग रहता है और ला लीगा की भी रेस जो है वो कम्प्लीटली ख़त्म तो नहीं हुआ, 7 पॉइंट्स का गैप है।
ये स्पेनिश कोपा डेल रे का ये जो सेमीफाइनल का सेकंड लेग है वो भी रहता है। अच्छा, तो इसमें आप बार्सिलोना और रियल मैड्रिड का आप कह रहे हैं उन्होंने रिवर्स की अपनी स्ट्रेटजीज। बार्सिलोना यहाँ पे शॉट्स ऑन टारगेट उनकी तरफ से 2 देखने को मिले हैं, और दूसरी तरफ जो शॉट्स ज़्यादा थे वो रियल मैड्रिड की तरफ से देखने को मिले हैं, जिसको कोई वो क्लिनिकल यानी फिनिश नहीं कर पाए। स्ट्रेटजीज दोनों टीम्स की थी क्या? बेसिकली बार्सिलोना किस मूड से गई थी, और रियल मैड्रिड ने शुरू में जो आप कह रहे हैं अटैक की, उसके बाद क्या फिर उन्होंने स्लो कर दिया गेम को, पेस स्लो कर दी, पोजीशन भी ज़्यादा रखा उन्होंने अपने पास? उन्होंने गेम स्लो नहीं की। एक्चुअली में बार्सिलोना जो होती है वो मोस्टली पोजीशन अपने पास रखती है ज़्यादा, और पासिंग गेम करती है, बिल्डअप प्ले होता है, और मतलब दूसरे टीम को खेलने नहीं देती। अब इसमें आप देखें कि रियल मैड्रिड के पास पोजीशन ज़्यादा थी, तो उन्होंने काउंटर अटैक पे ही रिलाई किया। अब इस सीज़न जो सबसे बेस्ट चीज़ है बार्सिलोना की, जिसके ऊपर बार्सिलोना रिलाई कर सकती है, वो है उनके 4 डिफेंडर्स आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर रहे हैं। अराउहो, कैसी, कुंडे और क्रिस्टियनसन, ये सारे जो जितने भी डिफेंडर्स हैं, इवन जो बेंच पे भी बैठे हैं, जिनको चांस मिला है आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर रहे हैं बार्सिलोना के लिए। तो जावी ने उसी चीज़ को यूटिलाइज़ किया। उन्होंने कहा कि अटैक में तो हम मैनचेस्टर यूनाइटेड से भी हार गए, तो क्यों ना हम अपने डिफेंस जो कि अच्छा के लिए, अभी ला लीगा में सिर्फ 8 ही गोल्स इन्होंने कंसीड किए, लोएस्ट गोल्स इन यूरोप जो हैं वो बार्सिलोना के डिफेंस ने कंसीड किए। ऊपर से गोलकीपर भी बहुत अच्छा टर स्टेगन परफॉर्म कर रहे हैं। तो उन्होंने कंप्लीटली डिफेंस पे गए और कहा कि अगर एक आध चांस हमें मैच के दौरान मिलता है काउंटर अटैक पे, तो उसको हम यूटिलाइज करेंगे। और बेशक अगर हमें चांस नहीं भी मिलता, गोल नहीं भी स्कोर करते, लेकिन अगर हम रियल मैड्रिड को गोल स्कोर नहीं करने देंगे 0-0 के साथ, अगर हम अपने होम, क्योंकि ये बर्नाबेओ पे था रियल मैड्रिड का ग्राउंड, काम्प नू पे अभी होना है रिवर्स लेग, तो अगर 0-0 के साथ भी हम जाते हैं तो इनके लिए एडवांटेज था। अभी तो एक और एक्स्ट्रा एडवांटेज के रियल मैड्रिड के ही ग्राउंड पे उन्होंने 1 गोल की लीड लेके अपने ग्राउंड पे जाएंगे, तो वो स्ट्रेटेजी उन्होंने यूज़ की कि उनकी डिफेंस स्ट्रांग है, तो डिफेंस पे ही रिलाई किया, और डिफेंस ने शानदार रिजल्ट्स उनको दिए, और कोई भी गोल कंसीड नहीं हुआ, और ना रियल मैड्रिड उन के डिफेंस को ब्रेक कर पाई। बिल्कुल, यहाँ पे 1 गोल जो है वही हुआ है इस मैच में, और बार्सिलोना ने वो गोल बेसिकली वो भी ऑन गोल ही था, और उसको भी वीआर पे चेक किया गया। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स आई हैं आफरीदी और कार्लो एंजेलोटी जो हैं वो उन्होंने इंसिस्ट किया कि बार्सिलोना डिड नॉट डिजर्व कोपा डेल रे विक्ट्री, और कोचेज़ के आपस में काफ़ी नाज़रीन यहाँ पे गहमा गहमी चल रही है, क्योंकि कुछ रेफरीज़ के डिसीजंस के ऊपर भी, जिस तरह आप ये क्या कहानी है कि रेफरीज़ को पैसे दिए हैं, और दूसरा ये जिस तरह के इशारे दे रहे हैं कार्लो, ये आपको क्या लगता है कि एक्सक्यूज़ हैं, या फिर या भी एक्सेप्ट करते हैं कि वो वाकई में अच्छा नहीं खेले? इसकी थोड़ी सी कहानी बताएं। जी बिल्कुल, और कार्लो एंचेलोटी, क्या जावी ने खुद भी एडमिट किया है कि उनकी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं थी, और सेकंड फेवरेट थे इस मैच में भी और इस मैच से पहले भी। जावी ने खुद एडमिट किया है, और उसी को कार्लो एंचेलोटी ने मैच के बाद कहा है कि हम जो थे वो बेहतर खेले, और हम बार्सिलोना डिज़र्व नहीं करती थी, हम डिज़र्व करते हैं ये जीतना, और रिवर्स लेग में भी जब होगा तो हम जीत जाएंगे, मतलब वो कॉन्फिडेंट भी हैं। रेफरीज वाला क्या चक्कर हुआ है? एक्चुअली रेफरीज वाला ये सिचुएशन है कि 2018-19 वाले सीजन के दौरान जो रेफरी थे उस टाइम पे नगेरा एक बंदी थे जो इंचार्ज थे, मतलब पूरे ला लीगा के जितने भी रेफरीज थे वो उनके एक तरह से प्रेसिडेंट थे। तो उनको अभी रिसेंटली एक रिवेलेशन हुई है, एक इन्वेस्टिगेशन सामने आई है मीडिया में कि उनको 1.5 मिलियन जो डॉलर्स थे, पाउंड्स थे, वो बार्सिलोना ने दिए थे, और वो अभी उनको साबित नहीं कर पा रही कि वो क्यों दिए थे। तो बार्सिलोना तो कहती है कि हमें बस कुछ मान गए हैं कि दिए थे, लेकिन ये साबित नहीं कर पा रहे कि क्यों दिए थे, राइट? हाँ, मतलब मांगे तो नहीं थे ऑब्वियसली, वो तो अगर मांगे होते तो फिर तो जो अंपायर है अभी करंटली तो वो नहीं है रेफरी। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि बार्सिलोना ये मान गई है कि उन्होंने ये पैसे दिए थे, हाँ, लेकिन हाँ, ये रीजन जो है वो नहीं बता पा रही कि क्यों दिए थे। हाँ, वो तो एडमिट कर लिया है, उसमें तो कोई, वो ला लीगा ने भी अभी स्टेटमेंट दे दी है। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और इनसे यही मतलब डिमांड हो रही है कि आप साबित करें कि आपने क्यों दिए थे, क्योंकि अभी इस मैच के बाद भी जो फैंस का रद्द-ए-अमल था ट्विटर पे, तो मोक कर रहे थे बार्सिलोना को कि आज के रेफरी को कितने पैसे दिए हैं आप लोगों ने मैच जीतने के। तो अब इस तरह की चीज़ें सरेआम पे आएंगी, मंजरेआम पे आएंगी, और ये दाग भी लग सकता है इनके ऊपर फिर
क्योंकि पिछली जितनी विक्ट्रीज हैं और जितना भी इनका डोमिनेंस था वो सारा एक उस पर एक सवालिया निशान आ जाएगा फिर। वैसे तो उसके बाद कुछ ज़्यादा जीता नहीं है इन्होंने, 2018 के बाद क्या ही कोई बहुत ही मायूस कौन परफॉर्मेंस ही थी उसके बाद। लेकिन ये है कि वो एक एलिमेंट जो है वो इनके साथ एसोसिएट हो जाएगा, और जो अभी करंटली थोड़ा सा रीबिल्ड हो रही है टीम उसको भी ये तो बताया ना कि ये विक्ट्री जो है वो कितनी बड़ी अब विक्ट्री है। जो भी था बार्सिलोना जैसा भी खेली लेकिन जीत तो गई है, और अब ये जीत सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है जब भी दो बड़े क्लब्स आपस में खेल रहे होते हैं और एक दूसरे के मुखालिफ होते हैं। फिर आप चाहे बाद में जो मर्जी बोलेंगे ऐसा हुआ हमने अच्छा खेला लेकिन वो जीत गए, जो भी था। कितनी बड़ी विन है ये बार्सिलोना के लिए। ला लीगा में ये भी याद दिलाते चलेंगे बार्सिलोना ही अभी टॉप पे है, रियल मैड्रिड अभी उनके करीब नहीं पहुंची। बिल्कुल, और मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर ही यही है कि एंड ऑफ द डे रिजल्ट मैटर करता है, और रिजल्ट जो है बार्सिलोना के फेवर में आ रहे हैं। अभी यूरोपा लीग और चैंपियंस लीग से तो आउट हो गए हैं, लेकिन ला लीगा में और इवन स्पेनिश सुपर कप में भी जो अभी कोपा डेल रे है उनकी अच्छी परफॉर्मेंस चल रही है, और एज लॉन्ग एज दे आर विनिंग उनके फैंस को कोई इशू नहीं होगा। और मेजर जो कंसर्न होती है क्लब के लिए उनके फैंस होते हैं, क्योंकि अवाम के पास ही पावर होती है, वो अगर प्रोटेस्ट करना शुरू कर दें तो फिर इंतजामिया को फारिग होना बिल्कुल आवाम के पास जो है वो पावर होती है। और यहाँ पे ये मैच बार्सिलोना ने जीत लिया 1-0 से। तो यहाँ पे प्लेयर्स हमने दोनों टीम से फीचर किए हैं क्योंकि परफॉर्मेंस दोनों तरफ से कुछ प्लेयर्स की बड़ी अच्छी थी। पहले बार्सिलोना की बात करते हैं। बार्सिलोना की तरफ से हमने जिसको फीचर किया है और जो प्लेयर ऑफ द मैच भी हुए हैं वो है मार्कस अलोंसो। रेटिंग इनकी आप देखें 7.9 थी, और इसके साथ साथ एक्यूरेट पासेस 87% थे, और चांसेस जो क्रिएट किए हैं वो कोई भी नहीं था। सक्सेसफुल ड्रिबल्स 50% थी, पासेस इनटू थर्ड फाइनल 6 थे, और बहुत ही शानदार एक्यूरेट जो लॉन्ग बॉल्स खिलाए हैं इन्होंने वो 44% थे। अफरीदी प्लेयर ऑफ द मैच भी हुए हैं, स्पेन के ये खिलाड़ी हैं, और बहुत ही शानदार इनकी परफॉर्मेंस भी रही है। आप किस तरह से देखते हैं 13 मैचेस में ला लीगा में अभी तक एक गोल किया है। ऑफ कोर्स डिफेंडर है तो गोल तो नहीं करेंगे इतने ज़्यादा, लेकिन 8.6 मिलियन इनकी मार्केट वैल्यू भी है। किस तरह से देखते हैं आप इनकी इस मैच की परफॉर्मेंस, और आगे कितना ये जो है वो यूजफुल हो सकते हैं बार्सिलोना के लिए? इन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से अपने आप को री इन्वेंट किया है। अच्छा। और आउट ऑफ फेवर हो गए थे, चेल्सी के प्लेयर थे, चेल्सी में भी इनको उस तरह से खेलने नहीं दे रहे थे, चेल्सी वाले की टीम स्टार्टिंग 11 से आउट हो गए थे। फिर बार्सिलोना ने इनको ख़रीदा, और बार्सिलोना में भी स्टार्ट में मतलब कोई खातिर खा परफॉर्मेंसेज इनकी नहीं थी। ये मोस्टली अटैकिंग वाइज बहुत अच्छा थे, लेकिन डिफेंसिव ड्यूटीज उस तरह से सरअंजाम नहीं देते थे। तो अभी जावी के अंदर ख़ास करके चारों जो 5 डिफेंडर्स हैं, बल्कि 6 डिफेंडर्स हैं, 2 बेंच से भी आते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं, और सब ना एक दूसरे को इतना अच्छा कम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अलोंसो इतना अच्छा खेलते हैं कि जूल्स कोंडे की परफॉर्मेंस हमें आउटस्टैंडिंग नज़र आती है। जूल्स कोंडे इतना अच्छा खेलते हैं कि अलोंसो को एलिवेट कर देते हैं। अलोंसो की परफॉर्मेंस, अराउहो, कैसी, बहुत ही शानदार सारे डिफेंडर्स कह रहे हैं, और उसी का नतीजा है कि मार्कस अलोंसो एक बहुत ही वर्ल्ड क्लास प्लेयर बनते हुए नज़र आ रहे हैं हमें एज अ डिफेंडर। आपको लगता है कि यावी का जो आते ही ज़्यादा जो फोकस है, एक तो उन्होंने यूथ से लड़के उठाए हैं, बड़े खिलाड़ी नहीं लिए, और वो प्लेयर्स को बना रहे हैं जो डिफेंस है पहले उसको इतना स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। फिर जैसे गावी वगैरह जैसे प्लेयर जो हैं, पैड्री जैसे प्लेयर उन्होंने लिए हैं, वो अपनी मिडफील्ड पे भी फोकस कर रहे हैं। उसके बाद फिर ये अटैक पे भी आएंगे कि वहाँ पे भी ये स्ट्रॉन्ग करेंगे इसको। एक्चुअली में इन्होंने चेल्सी की तरह का काम किया था, इन्होंने भी प्लेयर्स खरीदे, ओबामायांग खरीदे, लेवेंडोव्स्की खरीदे, राफिनिया खरीदे। राफिनिया तो खैर खेल रहे हैं रेगुलरली, लेकिन बहुत सारे प्लेयर्स इन्होंने पैसे स्पेंड किए, और इनके ऊपर बाकी क्लब्स ने मतलब क्वेश्चन भी किया कि इनके लिए फेयर प्ले कहाँ है, और वो सारे प्लेयर्स नाकाम हुए। लेकिन जो मेन चीज़ थी, जो उसमें से डिफेंडर इन्होंने खरीदे थे, उसमें जूल्स कोंडे, वो स्टार्ट में इस तरह से वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंसेज इनकी भी नहीं थी, लेकिन अभी जब यंग प्लेयर्स आपस में जेल हुए हैं तो उन्होंने शानदार परफॉर्म। अभी भी आप देखें कि लेवेंडोव्स्की उस तरह से परफॉर्म नहीं करे। जो ओल्डर गाइज हैं अभी भी करंटली बार्सिलोना में वो वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंसेज नहीं दे रहे, लेकिन जो यंग रिक्रूटमेंट्स हैं, जो कि एकेडमी से जो प्लेयर्स निकले हैं, जावी, गावी और पैड्री, और बाकी ये जो डिफेंडर्स खरीदे हैं, जैसे कैसी एसी मिलान के साथ उन्होंने इटालियन सीरी आ जीता था पिछले सीजन, वो बहुत अच्छी रिक्रूटमेंट थी। जूल्स कोंडे को तो अच्छा खासा एक्सपेंसिव, क्योंकि उसके पीछे तो बहुत सारे क्लब्स थे, चेल्सी भी खरीदना चाह रही थी, वो वर्ल्ड क्लास डिफेंडर बन चुके थे। तो ये सारे जो हैं, लेकिन उम्र इनकी सब की कम है, सब यंग प्लेयर्स हैं,
तो यंग अभी जेल होके बहुत अच्छा खेल रहे हैं। बिल्कुल। और नेक्स्ट जो प्लेयर हमने फीचर किए हैं रियल मैड्रिड से वो हैं फेडरिको वेलवेर्डे। बहुत ही शानदार इनकी परफॉर्मेंस रही है। 87 एक्यूरेट पासेस थे, चांसेस क्रिएटेड जो है वो 4 थे, सक्सेसफुल ड्रिबल्स जो है वो 100% थी, रिकवरीज 4 थी और ड्रिबल पास जो है वो 3 थी। अफरीदी, आप वेलवेर्डे की परफॉर्मेंस को किस तरह से देखते हैं? यूरागाय के ये प्लेयर हैं और अभी तक 7 गोल्स कर चुके हैं ला लीगा में 23 मैचेस में और 2 असिस्ट कर चुके हैं। 54 मिलियन मार्केट वैल्यू है इनकी। वर्ल्ड कप से पहले आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस दे रहे थे रेगुलरली और हर मैच में ऑलमोस्ट गोल स्कोर कर रहे थे। ये 7 गोल जो हैं ये वर्ल्ड कप से पहले ही इन्होंने स्कोर किए थे और अनस्टॉपेबल एक प्लेयर बन गए थे कि ना सिर्फ डिफेंसिवली अपनी टीम को हेल्प आउट कर रहे हैं बल्कि ऑफेंसिवली बहुत अच्छा खेल रहे थे। लेकिन एकदम से जब वर्ल्ड कप की मायूसी का सामना इनको करना पड़ा, यूरुग्वाय के साथ ग्रुप स्टेज में ही वर्ल्ड कप से आउट हो गए थे, तो वो मेरे ख्याल से वो उसका इम्पैक्ट कुछ 2-3 मैचेस तक अभी जब वर्ल्ड कप से वापस आए हैं तो रहा। अभी इन्होंने अपनी फॉर्म को वापस रीगेन किया है और पिछले 2 मैचेस से बहुत अच्छा खेल रहे हैं, 2-3 मैचेस से। इस मैच में भी हमें देखने को मिला कि इस मैच में सबसे ज़्यादा जो चांसेस किसी प्लेयर ने क्रिएट किए वो 4 चांसेस वेलवेर्डे ने क्रिएट किए और एक इंडिस्पेंसेबल प्लेयर रियल मैड्रिड के लिए बन गए। ये मतलब बाकी भी जो इनके अराउंड प्लेयर्स होते हैं उनकी भी परफॉर्मेंस एलिवेट हो जाती है इनके साथ खेलते। बिल्कुल, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस यहाँ पे दोनों टीम्स ने अच्छा खेला है, बार्सिलोना और रियल मैड्रिड ने, लेकिन बार्सिलोना ने ये मैच जीतने में कामयाबी हासिल की है। कोपा डेल रे फर्स्ट राउंड था, ये सेमीफाइनल की फर्स्ट लेग थी जो कि बार्सिलोना ने जीत ली है और अब दूसरी लेग का मैच जो है वो बार्सिलोना के होम ग्राउंड में होगा, उसको भी हम डिस्कस करेंगे प्रोग्राम में। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। वेलकम बैक टू गोल्डन बूट और यहाँ पे शामिल करेंगे प्रोग्राम की पहली ट्वीट जो कि शेख जासिम बिन हमाद अल तहीमी के बारे में है। दिखाइए जी, ये आप देख रहे हैं सर रेडक्लिफ जो है और जासिम जो है आर एक्सपेक्टेड टू होल्ड फर्स्ट मीटिंग्स विद मैनचेस्टर यूनाइटेड ओवर द नेक्स्ट फोर्टनाइट रिगार्डिंग देयर रिस्पेक्टिव बिड्स टू बाय द क्लब। जैसे कि हम पहले काफ़ी दिनों से कह रहे थे कि रेडक्लिफ और शेख जासिम जो हैं दोनों ही काफ़ी इंटरेस्टेड हैं। 6 बिलियन में तो नहीं देंगे, लेकिन कितने देंगे क्या होगा? अफरीदी, क्या ये कहानी आई है? और बोलियां भी लग रही थी पिछले दिनों, तो हम ये भी थोड़े से कंफ्यूज हो रहे थे और हमारे फैंस जो देखने वाले हैं वो भी कंफ्यूज थे कि क्या ये भी गल्फ कंट्री ले जाएगी या फिर रेडक्लिफ किसी तरह से अपने कुछ शेयर्स ले लेंगे इसमें से। एक्चुअली में चांसेस ज़्यादा जासिम की लग रहे हैं और कतर के लग रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो मतलब एक तरह से प्रोमिसेस दिए हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड को, ना सिर्फ वो क्लब ग्लेजर से खरीदेंगे बल्कि सारा कर्जा यूनाइटेड का माफ करवा देंगे। बहुत बड़े उन्होंने साथ में जो है वो, जैसे हमने पहले भी कहा सब्जी के साथ जो पहले चीज़ें आजकल तो नहीं मिलती, आजकल तो माशाल्लाह चीज़ें महंगी है, मुझे याद है ना, बिल्कुल ये हमने कहा था। उन्होंने साथ में ऑफर्स ऐसी दे दिए हैं कि अब कोई भी क्लब पैसे अगर पूरे भी दे देता है लाइक वो आ भी जाए, लेकिन साथ में वो जो फैसिलिटियाँ दे रहे हैं वो उस पर काफ़ी गौर करेगी। हाँ, और अभी बात यहाँ तक पहुँची है कि दोनों ने अपने बिड्स सबमिट कर दिए हैं ग्लेजर फैमिली को, क्योंकि ग्लेजर फैमिली बेच रही है। 6 बिलियन की आपने जो बात की वो तो बिल्कुल सही है कि 6 बिलियन एक भी नहीं ऑफर कर रहा, और दोनों की जो बिड्स हैं वो अराउंड अभी तक जो न्यूज़ में आई है वो 4.5 बिलियन से ज़्यादा नहीं है, मतलब 4.5 बिलियन डॉलर्स तक ही बिड्स आई हैं और जो 4.5 बिलियन टच कर रही है बिड वो जासिम की है। अच्छा, वो ज़्यादा उनकी है जासिम की। हाँ, और साथ में वो ये भी कि मैं कर्जा खत्म कर दूंगा और मैं ये कर दूंगा, वो स्टेडियम नहीं जैसे कहते मैं ये कर दूंगा मैं वो कर दूंगा, लेकिन वो कर देंगे, वो अपनी बात के पक्के होते हैं जी। उनके लिए पैसा कोई इशू ही नहीं है। बिल्कुल। और सर जिम रेडक्लिफ ने तो साफ साफ कह दिया था कि मैं ये चीज़ें नहीं करूंगा, मैं क्लब को खरीदूंगा, मैं फ़ैन हूँ क्लब का और कोशिश करूंगा कि क्लब को बेहतर करूँ। तो ये ना हो ना कि वो सिर्फ अपने ग्राउंड में बुला के उनको खिलाते रहे और देखते रहे, क्योंकि फ़ैन है वो हार फिर बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। एनीवेज लेट्स सी क्या बनता है फ्यूचर। नेक्स्ट धमकी मिल गई है यहाँ पे मेसी को। अफरीदी, मेसी को धमकी मिल गई है। लियोनेल मेसी रिसीव्ड अ थ्रेटनिंग नोट फ्रॉम गनमैन हु अटैक्ड अ सुपरमार्केट इन हिज होम टाउन रोजारियो ऑन थर्सडे। तो किसने कहा था कि आप सोने के जो है वो आईफोन अपने दोस्तों यारों को दें, यानी अपनी टीममेट्स को दें और फिर उसकी पब्लिसिटी करें? हमारे यहाँ ऐसी बातें होती हैं ना कि आपको क्या ज़रूरत थी, ये दिखावा तो नहीं था। एनीवेज उन्होंने एक एप्रिसिएशन नोट के लिए किया था ताकि और भी मोटिवेशन मिले। धमकी मिल गई है उनको, और भाई साहब जिन्होंने दी है काफ़ी मशहूर हो गए हैं। मशहूर होने के लिए दी है धमकी, यहाँ कोई वाकई जान को खतरा है? एक्चुअली में मेसी के करीब भी नहीं आ सकते मुझे पर्सनली लगता है, और ये एक पब्लिसिटी स्टंट ही ज़्यादा कंसिडर किया जाएगा। लेकिन जो भी था मास्टर स्ट्रोक था। उन्होंने पहले अपने रोजारियो के हैं मेसी भी, और ये जो गनमैन हैं ये भी रोजारियो के हैं। पहले इन्होंने एक सुपर मार्केट पे हमला किया, वहाँ सक्सेसफुली हमला किया और अपने आप को इस्टेब्लिश किया कि मैं गैंगस्टर हूँ,
उसके बाद उन्होंने मेसी को, वो जो चीज़ थी ना वो इतनी, वो सिर्फ अर्जेंटीना की मीडिया में ही हाईलाइट हुई कि सुपरमार्केट पे एक बंदे ने हमला किया। जब उन्होंने कुछ अरसे बाद अभी मेसी को धमकी दी तो दुनिया के टॉप इवन ब्लूमबर्ग और न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे इदारों ने भी इनकी ये जो न्यूज़ है वो उठाई है। अब उनको वजह भी नजर नहीं आती ना, धमकी एमी उठ के दे दी, कोई लड़ाई थी आपकी, कोई जायदाद की लड़ाई थी, कोई वैसे लड़ाई थी, मतलब एमी उठ के धमकी दे दी, तो इससे पता चलता है कि ये एक पब्लिसिटी स्टंट ही है। और मेसी ने कौन सा वो होम टाउन तो शायद साल में या 2 साल 3 साल में एक ही बार जाते हैं, तो वो फिर उधर इंतजार करते रहे। बिल्कुल ऐसे ही है जी। हाँ जी, थर्ड ट्वीट दिखाइए जी। थर्ड ट्वीट जो है बड़ी इंटरेस्टिंग ट्वीट है। अ मंथ इनटू मैनचेस्टर यूनाइटेड इंटरनल इंक्वायरी और मेसन ग्रीनवुड, ऑल ऑप्शंस इंक्लूडिंग री-इंटीग्रेशन रिमेन लाइव। Manchester United have held meetings with Greenwood, Arnold and Joel Glazer to have ultimate call when findings completed, taking in Ten Hag view Afridi। ये क्या कहानी है? ये एक्चुअली इनके ऊपर चार्जेस लगे थे सेक्स और असॉल्ट के, और वो फिर मैनचेस्टर यूनाइटेड ने इनको ऑब्वियसली फिर ड्रॉप ही करना था, तो फिर केस चला कोर्ट में और कोर्ट ने इनके अगेंस्ट चार्जेस जो हैं वो ड्रॉप किए हैं, वो इनोसेंट साबित हो गए हैं। लेकिन अब मैनचेस्टर यूनाइटेड इनको वापस टीम में इंटीग्रेट करने के लिए इंटरनल इन्वेस्टिगेशन उन्होंने शुरू की। जब कोर्ट का फैसला आ गया तो उसके बाद यूनाइटेड ने अपनी इंटरनल इन्वेस्टिगेशन शुरू की कि किस हद तक इन्होंने ये अमल में इनका अमल दखल था। हाँ। तो वो उसकी अभी रिपोर्ट आ जाएगी और फिर उसके बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड फैसला करेगी। अब क्योंकि ये मोस्टली इसलिए क्योंकि ये एक तो वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं और मैनचेस्टर यूनाइटेड ऑब्वियसली उनको स्ट्राइकर की कमी है, तो ये चाहेंगे कि वो वापस इंटीग्रेट करें, और इंटीग्रेट करने के लिए भी मैनचेस्टर यूनाइटेड एक प्रोसेस से गुजारेगी कि इनको एक इंटरव्यू में बिठाएगी मीडिया, कोई फेमस मीडिया आउटलेट के साथ जाके ये इंटरव्यू करेंगे जहाँ पे ये कहेंगे कि मैं ऐसे कभी ना कर सकता हूँ, ना करूँगा, और ये बहुत ही गलत चीज़ है ये वो, ताकि वो थोड़ा सा साफ हो जाए ना वापस अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड में आए। दूसरा ये कि मैनचेस्टर यूनाइटेड अपना जो एक PR प्रोटेक्शन एक तरह से कह लें कि ताकि उनको फिर बाद में कॉन्सिक्वेंसेस ना फेस करने पड़े कि इन्होंने तो एक असॉल्टी को टीम में रखा हुआ है, वो भी बाद में मीडिया प्रोपेगेंडा इनके अगेंस्ट बन सकता है। तो उससे बचने के लिए अब देखते हैं कि कौन सी स्ट्रेटजी के साथ जाएंगे, वापस इंटीग्रेट करेंगे या इनको कहेंगे कि अल्लाह हाफिज किसी और क्लब में जाए। लेट्स सी क्या होता है। और अब नेक्स्ट हमारे पास क्या ट्वीट है जी? नेक्स्ट ट्वीट हमारे पास जो है वो रोनाल्डो के बारे में है। Cristiano Ronaldo was awarded Player of the Month for February for Al Nassr after just 5 games. It was his first month at the club. मुझे लगता है आफरीदी कि ये मिला है बेस्ट प्लेयर मेसी को अवार्ड जो है फीफा की तरफ से, तो उन्होंने कहा कि रोनाल्डो को भी हम कुछ ना कुछ देते हैं, क्योंकि फिर अच्छा नहीं लगता कि एक तरफ वो मिल गया हो। और रोनाल्डो तो उस तकरीब में भी नहीं थे ना। हाँ, क्योंकि अब रोनाल्डो उस तकरीब में, फ्रांस इतना दूर, सही अरब से फ्रांस से फ्लाइट करके, इन लोगों के लिए मसला नहीं है, हाथ तालियां बजाने तो नहीं जाना था ना उन्होंने। ये बात सही कि वो भी मेसी के लिए। एनीवेज, लेकिन यहाँ पे उनको प्लेयर ऑफ द महीने काफी अच्छी, आप देखें कि 5 मैच में 8 गोल और 2 असिस्ट कर दिए हैं, तो और क्या चाहिए आप? किसके खिलाफ? वो तो फिर अलग डिबेट है ना, किसी और प्लेयर ने की नहीं है इस लेवल की परफॉर्मेंस, इसलिए उनको प्लेयर ऑफ द मंथ, लेकिन प्लेयर ऑफ द मंथ उन्होंने दिया है और परफॉर्मेंस पे दिया है, ये नहीं है कि वो उनका नाम है, तो इसलिए ये बात नोट करने वाली है। एनीवेज, नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी? नेक्स्ट एक बड़ी क्यूट सी वीडियो है, आपको दिखाते हैं। और ये आप देख रहे हैं, बोका जूनियर लेफ्ट बैक फ्रैंक फैब्रा लूजेस हिज इन्फेंट सन ड्यूरिंग सुपर कप सेलिब्रेशंस, देन फाइंड्स हिम वॉकिंग अराउंड होल्डिंग हैंड्स विद हिज टीममेट्स डॉटर। अच्छा, वो गुम गए थे और उनको लगा कि ये तो गुम गए हैं, और ऐसा होता है जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, अभी तो बच्चे हैं तो फिर माँ बाप के लिए ढूंढना मुश्किल हो जाता है उनके। आपको क्या लगता है? जी ऐसे ही है, और ये काफ़ी क्यूट सा मोमेंट था। वो इंटरव्यू दे रहे थे सेलिब्रेशन के बाद, सेलिब्रेट कर रहे थे और बाद में इंटरव्यू, तो रिपोर्टर नहीं, जब वो आपस इधर उधर देख रहे थे क्योंकि उनके पास ही थे बेटे, तो उन्होंने कहा कहाँ गए वो, तो एकदम से गायब हुए, तो ऊपर नीचे देख रहे थे कि कहाँ गए, तो रिपोर्टर ने उनको इशारा किया कि वो देखें वो उधर से आ रहे हैं। वो भी टीममेट की जो है वो टॉटर, हाँ, वो टीममेट को भी बाद में फिर जो है एक दूसरे के साथ हंस रहे थे दोनों, रिपोर्टर भी तंग क्यूट मोमेंट्स। ये इस तरह के जो फैमिलीज होती हैं फुटबॉलर्स की, जैसे वर्ल्ड कप में भी हमें काफ़ी ऐसे मनाजर देखने को मिले, चाहे वो मोरक्को की टीम हो, चाहे वो अर्जेंटीना की हो या और टीम्स हो, इस तरह के मोमेंट्स देखने को मिलते हैं। एक मोहम्मद साला की भी हमने याद शामिल की थी, वो बहुत क्यूट थी वो बच्ची की, जो उन्होंने गोल किया और फिर पूरे क्राउड ने जो है वो आवाज़ लगाई थी। बहुत ही क्यूट मोमेंट्स होते हैं। आज के प्रोग्राम के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह आपसे मंडे को मुलाकात होगी गोल्डन बूट में, और मंडे से फ्राइडे हमारा ये प्रोग्राम होता है।
जो कि आप फास्ट स्पोर्ट्स पे देखते हैं और रिपीट में भी चलता है पूरे दिन में, और आप उसमें भी देख सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी, वीकेंड है, आप एंजॉय कीजिए। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान अली मिर्ज़ा और सहरयाब अफरीदी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, देखते रहिए फास्ट स्पोर्ट्स, होम ऑफ चैम्पियंस। अल्लाह हाफिज़।